हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट। और आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी 10.10 वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है, ये आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका जो मटेरियल है वो कांच का है, यानी कि ग्लास है, और ये रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है। तो रिफ्रैक्शन इसमें से ऑब्जर्व करना है कि कैसे रे ऑफ लाइट आएगी, इसमें से पास होगी और फिर बाहर निकलेगी, तो वो अपना रास्ता यहाँ पर और यहाँ पर चेंज कर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है एयर टू ग्लास, और फिर यहाँ पर ग्लास टू एयर जा रहा है। तो उसी चीज को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे और साथ में थोड़ा एक्टिविटी के बारे में भी हिंट लेंगे। तो एक्टिविटी में पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ग्लास स्लैब जो है उसका आप क्या बना लो, एक बॉर्डर खींच लो, बाउंड्री आपने ड्रॉ करनी है लाइक दिस, इस तरीके से। इसको नाम दे दो, सपोज कर लो ABCD। अब हमें क्या करना है, एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली, याद है ना ऑब्लिकली होना जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। तो ऑब्लिकली एक रे ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा एक नॉर्मल ऐसे। अब इस रे ऑफ लाइट को जो हमने पिंस लगाकर देखी है, मतलब यहाँ पे पिन लगाई है एक, यहाँ पे लगाई है दूसरी पिन। अब इन पिंस को हमने ए बी फेस के थ्रू देखना है, यानी कि मैंने पिन लगा दी है और ये पिन ऐसे लगाई कि वो ऑब्लिकली बने जब इनको ज्वाइन करें हम लोग। और इन पिंस को हम लोग देखेंगे ए बी के थ्रू, तो वो हमें कैसे नजर आएंगे। तो उसके लिए क्या है कि पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम एयर है, यहाँ पर मीडियम ग्लास है। रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, उसकी वजह क्या है, एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर चली जाएगी, क्योंकि अगेन बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है। तो अब डेंसर टू रेयर जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो यहाँ पर मतलब अगर आप एक्टिविटी में करेंगे तो आपको ये जो पिन है वो इस लाइन में आपको अपीयर होंगी, बट वो होनी तो कैसे चाहिए थी, लाइक दिस, ऐसे ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा, पाथ जो है वो चेंज हो गया, और उसकी वजह क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है दो जगह पर। पहली जगह कौन सी है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने एन लिख दिया, और ये दूसरा पॉइंट, इसको मैंने एन डैश ले लिया। अब पहले तो रेस की लेबलिंग सुनिए कि क्या होती है। ये जो रे आ रही है इसका एरो ऐसे है इस तरफ, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, आने वाली रे। ये रे बेंड हो गई है ग्लास स्लैब के अंदर, इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टेड रे। और फिर ये रे बाहर निकल रही है स्लैब से, तो इसीलिए इसका नाम है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब जो रे स्लैब से बाहर निकलेगी। तो एक तो आपको लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। उसके बाद एंगल्स की बात करेंगे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दिस इज आर। इस सरफेस के लिए, इस फेस के लिए एंगल आई और आर हो गया। और ये वाले एंगल्स, इसको आप ई भी लिख सकते हैं, इमर्जेंट एंगल। और इसे आप लोग अगर R1 मानते हो तो इसको R2 भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखता क्या है कि जो रे आ रही थी और जो एक्चुअली में इमर्जेंट रे बनी है, दे आर पैरेलल। व्हाई दे आर पैरेलल, ये क्वेश्चन बनता है। व्हाई आई आर यानी इंसिडेंट रे एंड ई आर एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल क्यों हो रही है, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, एज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस
पैरेलल, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और दूसरी चीज क्या है, बेंडिंग इज occurring equal and opposite at interfaces। जितनी बेंडिंग यहाँ पे है उतनी ही बेंडिंग इस इंटरफेस पे भी है, लेकिन होगी कैसे, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एयर टू ग्लास जा रहा है और यहाँ पर ग्लास टू एयर जा रहा है, तो बेंडिंग तो इक्वल होगी, लेकिन रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर होने की वजह से अपोजिट होगा। मतलब ये जो अंदर वाला एंगल है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इसके इक्वल होगा। मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और ये जो बाहर वाला एंगल है जिसको मैंने आई लिखा हुआ है वो ई के इक्वल होता है। तो आई ई के इक्वल होगा, R1 R2 के इक्वल होगा। देखा ना कि इंसिडेंट रे जो एंगल है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक तरह से इमर्जेंट एंगल, या फिर वी कैन से कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल हो गया दूसरे इंटरफेस पे। और जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल चला गया। तो इक्वल एंड ऑपोजिट बेंडिंग हो रही है। और दूसरा कि ये जो सरफेसेस हैं वो आपस में पैरेलल है। एक्चुअली में ये सरफेसेस पैरेलल है, तभी जो आपकी बेंडिंग है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो रही है मैथमेटिकल टूल्स के अकॉर्डिंगली। डेरिवेशन इसका +2 में आता है, तो अभी आपको डेरिवेशन की तो जरूरत है नहीं है, आपको तो सिर्फ ये वाला आइडिया ही याद रखना है। और रिफ्रैक्शन की वजह आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो एक मीडियम में कुछ और होती है, दूसरे मीडियम में कुछ और होती है, तो वो बदल जाती है, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग होता है। तो मतलब ये ग्लास लैब में से जो क्वेश्चन है वो बनता है। उसके बाद एक टर्म और आती है जिसको मैं लेटरल शिफ्ट बोलता हूँ, मैं तो नहीं, मतलब ये बोलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, देखिए अगर स्लैब ना होता तो रेल भी ऐसे पाथ में जाना था, तो आपको डॉटेड पाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेल भी ऐसी है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइंस पैरेलल है, तो इसलिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया है एन डैश, इसको अपन पी लिख देते हैं। तो एन डैश पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे वी कॉल लेटरल शिफ्ट, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेटरल शिफ्ट कहलाता है। यानी कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है पैरेलल टू इंसिडेंट रे के, जब ग्लास स्लैब एक्चुअली में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास करती है। रेयरर टू डेंसर है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ग्लास टू एयर है, डेंसर टू रेयर है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं, और वो हर चीज हम लोगों ने कवर की है। ओके, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, अब हम लोगों ने बात किया कि किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर है, किसी में डेंसर टू रेयर है, तो वो चीज आखिरकार है क्या, कौन डिसाइड कर रहा है। तो आपको ये भी चलो पता लग गया कि ये किसी ना किसी तरीके से स्पीड से कनेक्टेड है। अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए साइंस ने एक नई टर्म बनाई यहाँ पे जिसे वी कॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि इस बेंडिंग को
स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्ट कर देगा। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in vacuum to the speed of light in a particular medium। मतलब क्या है? ये एक रेशियो की क्वांटिटी है। रेशियो मतलब कुछ चीज ऊपर होगी कुछ चीज नीचे है। ऊपर कौन है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे आप सी से डिनोट करते हैं। और आपको पता है एक फिक्स वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अभी तक हम लोग यही मानते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, और वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि ये एक फिक्स वैल्यू है। उसके बाद नीचे क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ पार्टिकुलर मीडियम। पार्टिकुलर मीडियम का मतलब क्या है कि जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब सपोज कर लो आप वाटर की बात कर रहे हो, ग्लास की बात कर रहे हो, कोई भी मीडियम की बात कर रहे हो, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या है? लेट मी से v, यहाँ पे भी v। तो इस रेशियो को वी कॉल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर मैंने वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी है तो इधर स्पीड आएगी लाइट की वाटर के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे डायमंड की बात करनी है तो इधर स्पीड ऑफ लाइट आएगी इन डायमंड। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस मीडियम की यहाँ पे आप बात करोगे उस मीडियम की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये आपने याद रखनी है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। सी फिक्स है, बी नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज होती है। देखा आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो जुड़ गया स्पीड ऑफ लाइट के साथ। और यही बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के साथ जुड़ जाता है। जब स्पीड के साथ जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रैक्शन के साथ जुड़ जाएगा। भाई हमने स्नेल लॉ किया था, अगर आपको याद हो, हमने बोला था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर पहले मीडियम में, पहले मीडियम की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो ये है मेरे पास मीडियम वन, जिसे सपोज कर लेते हैं मीडियम टू। रे ऑफ लाइट आई, रियर डेंसर लगा लो कि रियर है और डेंसर में जा रही है, तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। तो साइन आई ये वाला एंगल, साइन आर ये वाला, एन टू मतलब इस मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की उसके साथ कोरिलेट कर देती है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया कि एक मीडियम को मान लिया वैक्यूम, क्योंकि अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग जैसे एयर की बात करें, ग्लास की बात करें, डायमंड की बात करें, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो मीडियम कोई भी हो सकते हैं। एयर ग्लास हो सकता है, ग्लास डायमंड हो सकता है, डायमंड वाटर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंगली, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली आपको क्या गिवन है या किस चीज के बारे में पूछा गया है। ओके, तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं वेलोसिटी के साथ इसको कनेक्ट करूं तो हाउ विल आई कनेक्ट इट? देखिए आपको एक रिलेशन क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? जो स्पीड होगी वो कम होगी। मतलब क्या है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा, और उतनी ही स्पीड उस मीडियम में क्या होगी? कम होगी। ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसर में स्पीड कम हो जाती है, रियल में स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जिसका डेंसर मीडियम की अपन बात कर रहे हैं कि अगर वो मीडियम डेंसर है दूसरे कंपेयर में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि अब अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा
तो इस मीडियम की जो स्पीड है वो कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो इसकी स्पीड ऊपर लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि जो n2/n1 है, अगर आपका ऊपर किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो जो उस मीडियम में वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो उसके सामने नहीं आने वाली, वो उसके क्या आएगी, अपोजिट रेसिप्रोकल आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात कर रहे हैं एंगल के साथ, तो ये भी तो उल्टा ही हो रहा है। आई जो एंगल है वो n1 में बन रहा है, लेकिन आई के सामने n1 नहीं आया, आई के इनवर्सली आया है n1। तो मतलब क्या कह सकते हो आप अगर इस कहानी को जोड़ें, जो एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो स्पीड है वो भी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, स्पीड नहीं, हाँ ठीक है, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये कह रहे हैं ना अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल कम हो जाएगा। अपन ने कल देखा था कि रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा होता है, डेंसर में एंगल जो है वो छोटा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया यानी डेंसर बढ़ गया, तो एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्पीड जो है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे, डेंसर मीडियम बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली उस मीडियम में क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कैन वी से कि जो एंगल है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बिल्कुल हो गया। आप देख सकते हो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली है, तो फिर जो स्पीड और एंगल है वो आपस में क्या होगा, डायरेक्टली। अगर आपको पता चले कि किसी मीडियम में स्पीड ज्यादा है, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि उस मीडियम का जो एंगल है वो भी ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली टू अदर दूसरा मीडियम। और अगर इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई आपसे पूछे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो यू कैन क्लियरली सी कि एंगल बढ़ रहा है या स्पीड भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये तीन क्वांटिटीज आपस में कोरिलेटेड होती हैं। एक और बात जो कल रहेगी कि जब एक मीडियम चेंज होता है एक से दूसरा मीडियम, तो स्पीड बदलती है और वेवलेंथ यानी लैम्डा भी बदल जाता है। ये जस्ट याद करने के लिए है, इसके रिलेटेड कुछ आपसे मैटर कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई बात और नहीं आनी, बस आपने याद रखना है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है और जो फेज एंगल है उनमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर मीडियम बदलता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फेस एंगल या फेस डिफरेंस भी नहीं बदलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास बात हुई। अब मैं क्विकली एक आपको ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूँ तो आपको ज्यादा और क्लियर होगा। सपोज कर लो अभी हमारे पास जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से वाटर की तरफ जा रही है। आपको पता है एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है एज पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज। अब उन्होंने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो कैलकुलेट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट करना है। जो स्पीड है लाइट की वाटर के अंदर वो हमें गिवन है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको ये वैल्यू देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है, एक सेफ साइड भी आपकी बन जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कौन से फॉर्मूले पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे एयर की बात कर दी गई है तो इसलिए आप लेंगे C/V, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है जो कैलकुलेशन में फर्क नहीं डालेगा, तो इसलिए वी कैन यूज वैक्यूम इंस्टेड ऑफ एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो पता ही करना है, मैं इसको NW लिख देता हूँ। N stands for refractive index and W stands for water. C speed of light in vacuum या air fixed है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो रिफ्रैक्टिव सॉरी वेलोसिटी है या स्पीड है लाइट की वाटर में वो आपको दिया हुआ है
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और 10⁸ भी दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब सिर्फ ये बच गया, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो आई एम गेटिंग 1.33। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है, और यही आपको कैलकुलेट करना था। कोई भी वाटर हो, किसी भी जगह पे हो, कैसे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्लास टू वाटर हो रहा है, वाटर टू डायमंड हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिक्स क्वांटिटी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1.33 ही रहेगी। ये तो वाटर की हो गया, किसी भी और मटेरियल की फिक्स होती है। ऐसा नहीं लोकेशन बदल गया या मीडियम आसपास का बदल गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, नो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।